हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम लोग फिर से यहाँ पर मौजूद हो गए हैं एमयू का क्रैश कोर्स लेकर के। इसमें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 मैंने अच्छे से कर लिया है। आज उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो सेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स है, जैसे पार्टिकल्स है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था। क्या बताया था कि इसका जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो टाइनी होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और तीसरा मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के। और एक पार्टिकल्स, यानी कि ये एक पार्टिकल्स है और ये दूसरा पार्टिकल्स है मैटर का, तो इसके बीच में ये देखो, यहाँ पर ये बीच में क्या है, स्पेस है। ये बीच में क्या है, स्पेस है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है मैटर के पार्टिकल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये सब क्या है, ये सब स्पेस है एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा मैंने क्या बताया कि अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड का जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कोई इसके बीच में फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि कैसे पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं मैटर के। एकदम डेली यूज का एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि एक नल है, एक हमारा क्या है, यहाँ पर नल बना देते हैं। ठीक है, ये एक नल है, टैप है, इससे वाटर निकल रहा है। ठीक है, वाटर निकल रहा है। वाटर भी भाई हमारा मैटर है, तो वो भी पार्टिकल से बना है। यहां पर हम क्या करेंगे, फिंगर डाल देंगे, एक फिंगर ऐसे करके पानी जैसे खोल करके ऐसे करके फिंगर हम लोग डाल देंगे। तो ये क्या होगा, पानी क्या होगा भाई, इस तरीके से अलग हो जाएगा, इस तरीके से अलग हो जाएगा। फिर कुछ दूर जा करके ये क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, फिर जुड़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब हुआ, यहां तक तो ठीक था भाई, इसके मैटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। और फिर यहां पर जब मैंने अलग कर दिया, फिंगर डाल के पार्टिकल्स को अलग कर दिया, तो ये अलग हो गया। फिर कुछ दूर जा करके ये क्या हुआ, फिर से ये जो हो गया, जुड़ गया। दैट मीन्स ये पार्टिकल्स, यहाँ का पार्टिकल्स और यहाँ का पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि मैटर्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड का जो एटम्स होता है एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होता है, क्लोज होता है, स्पेस ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं स्पेस ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींचा हुआ है ना, एक दूसरे को जोड़ करके अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में कम होगा। और नेग्लिजेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा गैस में। ये अट्रैक्ट, इसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ना के बराबर करते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, स्पेस बहुत ज्यादा होता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल के बराबर। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होगा, गैस में होगा। आई बात समझ में। सबसे कम स्पेस किस में होता है, सॉलिड में। उससे ज्यादा लिक्विड में। और सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है, किसके पार्टिकल्स में होता है, गैस के पार्टिकल्स में होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, 3 हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये जो है वो 2 तरह का फोर्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और कंपटीशन में आ सकता है इन दो तरह के फोर्स से क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है। तो पहला क्या है, कोहेजन, यानी कोहेजिव फोर्स। क्या है हमारा, कोहेजिव फोर्स। ये क्या है, कोहेजिव फोर्स। और दूसरा एडहेजिव फोर्स।
अब कोहेजन क्या होता है, एडहेजन क्या होता है, वो मैं बताऊंगा कि कोहेजिव फोर्स कहां पर लगेगा और एडहेजिव फोर्स कहां पर लगेगा। वो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैटर के में होता है, ठीक है। तो यहां पर कोहेजिव फोर्स क्या कहता है कि जब एक ही तरह के एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो फोर्स हमारा कोहेजिव फोर्स कहलाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये भी एक ही तरह का लग रहा है एटम है और ये दूसरा एक ही तरह के एटम लग रहे हैं, दोनों एक तरह के एटम है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट मीन्स कोहेजन कहला रहा है। दैट मीन्स वो कैसा फोर्स होगा, कोहेजिव फोर्स होगा। अगर दो अलग अलग तरह के एटम के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है, तो वो एडहेजिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, एडहेजिव फोर्स होगा। क्लियर है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस इज नोन एज कोहेजिव फोर्स। एक ही तरह के सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वो कोहेजिव फोर्स होगा, और अलग अलग सब्सटेंसेस है ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो एडहेजिव फोर्स। आई बात समझ में। जैसे कि चौक है, चौक का जो पार्टिकल्स है वो एक चौक के पार्टिकल्स एक ही तरह का पार्टिकल्स है और उन दोनों के और उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोहेजिव फोर्स होगा। एक प्लाईवुड है और फिर फेविकॉल हम चिपका देते हैं तो वो फेविकॉल और ये प्लाईवुड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्शन है, तो वो एडहेजिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो तरह के फोर्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, कोहेजिव फोर्स, एडहेजिव फोर्स। एक ही तरह के सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हमारा कोहेजिव फोर्स कहलाता है। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो एडहेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग आते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो तीन तरह के मैटर का स्टेट हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या है भाई, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तीन तरह का स्टेट, सॉलिड यानी कि बहुत ही हार्ड जो होता है वो, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह का स्टेट हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ, ये गैस है ना, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, आइस क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, है ना। मैटर के स्टेट होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि सॉलिड है, ये आइस क्यूब है ना, ये आइस क्यूब है। इसको जूम करके देखा गया तो इसका जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है ना, बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, एकदम अरेंज्ड होता है। उसके बीच में क्या होता है, हमारा स्पेस नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर मानते हैं, स्पेस हमारा नहीं होगा। अब हम लिक्विड की बात ले लें, लिक्विड की जैसे बात करें हम यहाँ पर, तो ये लिक्विड के का जो पार्टिकल्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में उसके बीच में कुछ कुछ गैप होता है, यानी कि इस तरीके का। लिक्विड में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस होगा। ये क्या है हमारा, लिक्विड का है। लिक्विड में क्या होगा, हमारा स्पेस होगा। गैस को ले लें तो गैस का देखिए यहां पर साफ नजर आ रहा है कि गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई बात समझ में। तो तीन तरह के स्टेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब यहां पर प्रॉपर्टीज दिया हुआ है तीनों स्टेट का, ठीक है। यहां पर सॉलिड का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लिक्विड का दिया हुआ है और गैसेस का दिया हुआ है प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं कि सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी। इसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स शेप। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आता है कि किसका फिक्स शेप होता है, किसका फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। डिफ्यूजन अगर वेरी स्लोली, डिफ्यूजन मैंने बताया था कि डिफ्यूजन वैसा प्रोसेस होता है जिससे सब्सटेंसेस का मूवमेंट क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। सबसे ज्यादा किसमें बताया था मैंने, डिफ्यूजन होता है गैसेज में। तो डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में। कॉम्प्रेस यानी दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि दबाएंगे क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होगा इसके बीच में स्पेस तो होता ही नहीं, तो कहां से दबेगा। तो सॉलिड को हम लीस्ट कॉम्प्रेसिबल बोलेंगे, यानी कि इसको दबा नहीं सकते हैं। पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजर टुगेदर, और पार्टिकल जो होगा बहुत ही नजदीक नजदीक में होता है अरेंजमेंट सॉलिड में,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे कम होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा। जब सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप ही नहीं है, स्पेस ही नहीं, तो मूवमेंट कहां से करेगा? तब जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है हमारा किसमें? सॉलिड में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? घटता है। ठीक है, ये भी सवाल आता है। लिक्विड का देखते हैं प्रॉपर्टी की, इसका फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिक्स शेप क्यों नहीं होता है? कि इसको किसी भी शेप में डालेंगे तो वो शेप में शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड होगा। डिफ्यूजन स्लोली होगा, है ना, सॉलिड से के मुकाबले में लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, सॉलिड से थोड़ा कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच का जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा इसमें क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, और कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि बीच में स्पेस है तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में कंप्रेस ज्यादा कंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल जो होगा क्लोज है बट स्लाइटली सेपरेटेड, नजदीक तो है लेकिन बीच में क्या है? सेपरेटेड है, बीच में स्पेस है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली हाई, सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, चलिए गैसेस का लेते हैं। इसका फिक्स शेप नहीं होगा, फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, दोनों नहीं होता है। डिफ्यूजन इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है। ठीक है। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि स्पेस देखो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर है, स्पेस ज्यादा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर में होते हैं गैस के। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगा, इसलिए क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा इसमें गैस के पार्टिकल्स में, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। आई बात समझ में? चलिए अब एक और टर्म आता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर का इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करेगा मैटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि अगर मैटर एक स्टेट में है, अगर सॉलिड में है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, और फिर वापस से उस स्टेट में आ जाना, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से किसमें? सॉलिड में। तो इस चीज को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, इस चीज को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। यानी कि पहले चेंज करना फिर वापस उस अवस्था में आ जाना, उसको क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना, एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट, और वापस से फिर ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाना, बाई अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे? टेम्परेचर को घटाकर या बढ़ाकर कर, या प्रेशर को घटाकर या बढ़ाकर हम क्या करते हैं? इसका इंटर कन्वर्जन कर देते हैं। तो ये क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है और वापस से फिर टेम्परेचर को हम उतना ही लाएंगे तो फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहां पर एक एग्जांपल है कि सॉलिड जो है, सॉलिड मेल्ट करता है, मेल्ट करके लिक्विड में आ गया, फिर लिक्विड वेपोराइज करके गैस में चला गया, फिर गैस कंडेंसेशन प्रोसेस करके लिक्विड में आ गया, लिक्विड फ्रीजिंग प्रोसेस करके सॉलिड में आ गया। तो सॉलिड को अगर मैंने टेम्परेचर दिया तो वो मेल्ट कर गया लिक्विड में, लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वेपोराइज करके वो गैस में पहुंच गया, फिर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वो लिक्विड में आ गया, और ज्यादा डिक्रीज करने पे वो सॉलिड में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब जैसे कि देखिए यहां पर दिया हुआ है कि अल्टरिंग द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर को कैसे घटा बढ़ा करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, यहां पर टेम्परेचर क्या करेंगे हम? टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मेल्ट कर गया किसमें? लिक्विड में। यहां पर फिर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वेपोराइज कर जाएगा किसमें? गैस में। ठीक, अब यहां पर टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजेस कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, गैस से लिक्विड में आना, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर तो लिक्विड में आ गया।
और ज्यादा डिक्रीज किया हम टेम्परेचर तो फ्रीज करने लगेगा, और फ्रीज करके वो किस में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पर सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है। और एक प्रोसेस इसमें क्या होता है कि सॉलिड से अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर यहां पर है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने पे डायरेक्टली सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। जब कोई सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डायरेक्टली सॉलिड इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट को छोड़ करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है। और जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, है ना, टेम्परेचर इसका क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए और ये डायरेक्टली चेंज किस में हो जाए, सॉलिड में हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स सब्लिमेशन। ये भी सब्लिमेशन है लेकिन रिवर्स सब्लिमेशन। आई बात समझ में कि सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वो डायरेक्टली लिक्विड को छोड़ करके गैस के स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट आता है इसमें। देखिए ये जो कोर्स हम करा रहे हैं इसमें एकदम मेन टॉपिक हम पढ़ाते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और हम लोगों को वो चीज पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आएगा, वो चीज नहीं पढ़नी है जिससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ गया हमारा, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। यानी मेल्टिंग किसको कहेंगे और फ्रीजिंग किसको कहेंगे। तो मेल्टिंग यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, सॉलिड का वाइब्रेट करना शुरू करेगा ग्रेटर स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से। क्यों भाई, क्योंकि उसके बीच में वो क्या करेगा, स्पेस आना शुरू हो जाएगा। सॉलिड का जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, जब हीट करेंगे तो उसमें स्पेस आना शुरू हो जाएगा और पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और फिर उसमें मूवमेंट होने लगेगा। दैट मीन्स उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, मैंने बताया था। फिर क्या होगा, उसका पार्टिकल्स मूव करने लगेगा। देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर आएगा वहां पर क्या करेगा, ये सॉलिड से चेंज हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्यूजन। अगर कहीं पर भी फ्यूजन आ जाए तो समझ लेना मेल्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूजन होता है मेल्टिंग। अब उसी तरीके से जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अब किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल्स में मूवमेंट खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। और इसको और क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लिक्विड का, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। लिक्विड चेंज कर जाता है सॉलिड स्टेट में जब उसका हीट एनर्जी हम बाहर निकाल देते हैं, यानी टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर 2 टर्म आता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये याद करने की जरूरत है। तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वैसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट कर जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, किसमें, लिक्विड में, है ना, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है 1 atm प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।